So today's session is all about CSAT, which is known as Civil Services Aptitude Test, right? हमने जो भी बात करनी है वो सीसैट को लेकर करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, क्या उसके अंदर होता है, क्या नहीं होता है, कैसे कैसे चीजें चलती हैं, ठीक है? सो बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, आई नो यू गाइस हैव अ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट. सो आई हैव प्रिपेयर्ड a list of questions which be there in your mind right now. For example, what is the format of the paper? कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? स्ट्रेटेजीज कैसे कैसे बना सकते हैं, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है. वी ओनली गेट 2 hours टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चन. तो सर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भी होते हैं या कुछ ही क्वेश्चन करने होते हैं? ऑल ऑफ द स्ट्रैटेजीज, टाइम कैसे मैनेज करना है जीएस के साथ, यू कैन सी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स जनरली डू. सो ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन टूडेज सेशन. इसके अलावा आपके और भी क्वेश्चंस होंगे, आई नो दिस. तो जब हम सेशन के एंड में पहुंचेंगे तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट और आई विल बी रीडिंग ऑल योर क्वेश्चंस. उसके आंसर्स मैं हैप्पीली आपको करूंगा, ताकि इस सेशन के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे सीसैट को लेकर. माई मेन एम टू लेट्स टू हैव दिस स्पेशल सेशन ऑफ सीसैट इज टू मेक श्योर कि आप जो भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, उनके दिमाग में इस सेशन के बाद कोई डाउट ना रहे सीसैट को लेकर. चाहे वो प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे वो गाइडेंस के लिए हो, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स के लिए हो. करेक्ट? ठीक है. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एज यू ऑलरेडी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सीसैट, एंड सीसैट मींस सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. अब ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कब होता है, किस फॉर्मेट में होता है, पहले उसके बाद फटाफट कर लीजिए. तो सीसैट एग्जाम जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स. इट्स अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम, राइट? प्रीलिम्स में दो एग्जाम्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज जनरल स्टडीज. वन इज कॉल्ड एज जनरल स्टडीज, जिसको हम जीएस भी कहते हैं. अदर वन इज कॉल्ड एज सीसैट, राइट? The timing of this exam is 9:30 in the morning to 11:30 a.m., जिसको वहां पे 4 noon सेशन भी बोला जाता है. 4 noon सेशन. जनरल स्टडीज के एग्जाम में आपसे जो भी आप प्रिपेयर करते हो, पॉलिटी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, इकोनॉमी को लेकर और बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर, उससे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. जो क्वेश्चंस में आप इस पेपर में जो आप स्कोर करते हो, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ लिस्ट डिसाइड की जाती है, राइट? सेकेंड एग्जाम जो आफ्टरनून सेशन में होता है, which starts at 2:30 p.m. and ends at 4:30 p.m., राइट? तो आप बेसिकली देख पा रहे हो कि दोनों एग्जाम्स जो हैं वो 2-2 घंटे के एग्जाम्स होते हैं, राइट? आज का सेशन डेडिकेटेड है सी सैट को लेकर, तो हम उसी की बात ज्यादा करेंगे, राइट? सी सैट एग्जाम जो है, इट इज बेसिकली क्वालिफाइंग एग्जाम. क्वालिफाइंग एग्जाम. क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब क्या होता है? दैट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप मेंस के एग्जाम में बैठेंगे, आपको ये पेपर कुछ मिनिमम मार्क्स से पास करना पड़ता है. यूपीएससी ने जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए हैं एग्जाम के लिए इस 33%. is 33%. This is the magic number which you should remember. जीएस स्टडीज, या जिसको हम जनरल स्टडीज बोल रहे हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 200 marks. Similarly, CSAT also considers of 200 marks, right? I'll refer here GS and CSAT. GS में you will get 100 questions. Each carry 2 marks. But in CSAT, you only get 80 questions. क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस मैथ्स बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड या इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ना और सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो यूपीएससी ने क्वेश्चंस नंबर को कम कर दिया है, व्हिच इज 80, एंड ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ
2.5 मार्क्स, राइट। 200 नंबर का पेपर ये भी है, 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का ये भी 200 मार्क्स, राइट। सो द पॉइंट हियर इज दैट अगर आपको सिर्फ 33% ऑफ मार्क्स ही चाहिए out of 200, so what is the minimum number of marks you need to qualify CSAT? So 33% percentage is a representative of 100, right? तो अगर 100% है और 100% से मैं कह रहा हूं कि 33% मुझे चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 100 मार्क्स, 100 नंबर है और मुझे उसमें 33% चाहिए, सो आई ओनली नीड 33 मार्क्स। बट यहां पे मार्क्स कितने हैं टोटल? 200। तो ऑटोमेटिकली मुझे क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए होंगे? 33% ऑफ 200 इज, अगर 33% ऑफ 200 इज बेसिकली 66 marks. So like I said, 33% is the magic number. 66 marks out of 200 अगर आप स्कोर करते हैं, राइट, 66 मार्क्स आउट ऑफ 200 अगर आप स्कोर करते हैं सी सैट में, तो आपका सी सैट एग्जाम क्वालिफाइंग माना जाता है, दैट यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। और इसके साथ साथ अगर आप जीएस के पेपर को भी क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ मार्क्स से जरा स्कोर कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आप फिर मेंस लिख पाओगे, राइट। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ सी सैट हियर इज कि अगर आपने सपोज कर लीजिए जीएस की कट ऑफ मार्क्स, लेट्स से मान लेते हैं कि लास्ट टाइम की कट ऑफ 90 मार्क्स गई थी जीएस की, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, राइट। आपने 95 स्कोर कर लिए, बट सी सैट के एग्जाम में अगर आपके 65 नंबर ही आए, तो यू कैन नॉट सिट इन द मेंस एग्जाम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सी सैट, कि मिनिमम आपको 66 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद जीएस का स्कोर काउंट होगा कि उसमें आप कितने मार्क्स लेके आते हो, देन यू विल बी एबल टू राइट द मेंस एग्जाम। सो इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई से सो, दैट in the journey of or on the highway of UPSC, on the highway of UPSC, CSAT is a toll barrier. CSAT is a toll barrier where you have to score or where you have to pay 66 marks. Then only it will let you continue your journey to the CSAT, to the UPSC. अगर आप 66 मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हो, तो आप मेंस में नहीं बैठ सकते हो, राइट। ऑल दो 33% मार्क्स इज लेस, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है लाने के लिए, बट बिना स्ट्रैटेजी के, बिना प्रैक्टिस के और बिना गाइडेंस के आप ये मार्क्स नहीं ला पाओ, क्योंकि लेवल ऑफ सी सैट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। विल टॉक अबाउट इट थरोली कि कैसे वहां तक पहुंचना है, बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि दिस इज द मैजिक नंबर, 66 मार्क्स इज द मैजिक नंबर, राइट। तो अगर हमें यह पता चल चुका है कि 66 मार्क्स मिनिमम होते हैं सीसैट को क्वालिफाई करने के लिए, तो हम यहां से एक और चीज भी पता कर सकते हैं कि व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इफ वी अटेम्प्ट, what are the minimum number of questions if we attempt will make sure that our CSAT is qualified. So let's say I just told you कि CSAT के अंदर each question has 2.5 marks, right? हमारा एंड गोल क्या है? 66 प्लस मार्क्स लेकर आना, राइट। सो सपोज कर लीजिए अगर मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं एंड आई मल्टीप्लाई इट विद 25, एग्जाम में मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहा हूं और मेरा क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं हो रहा है, तो अगर मैं इसको 2.5 मार्क्स से कैलकुलेट करूं, सो हाउ मच विल आई गेट? 50, 62.5, माई स्कोर विल बी 62.5। अभी तक तो हम नहीं पहुंचे यहां पर, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लूं विच इज 26 क्वेश्चंस, आई विल गेट हाउ मेनी? 65 marks. Still not there. What I have to do? I have to attempt another question which is 27 questions and I'll reach to 67.5 marks. तो अगर आप 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लो या 27 क्वेश्चंस बिना गलत किए एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आपका सीसेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, करेक्ट? करेक्ट।
सो बेसिकली क्या करना है, आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट 27 क्वेश्चंस आर करेक्ट और हमारा सीसेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा. साउंड इजी? साउंड्स प्रीटी इजी, राइट? बट द प्रॉब्लम इज, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि 27 क्वेश्चन सही करना और एक भी क्वेश्चन गलत ना करना इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स अ वेरी रिस्की जॉब, क्योंकि फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, for every wrong question, for every wrong question, 1/3 marks will be deducted. 1/3 marks will be deducted. So अगर मैं 2.5 का 1/3 लूंगा, तो it gets around 0.82. 0.82 मुझे माइनस करना पड़ेगा. तो सपोज कर लीजिए आउट ऑफ 27 क्वेश्चंस आई मेड वन एरर, जिसमें 26 क्वेश्चन सही थे और एक गलत था. तो 26 का टोटल बनेगा 65 और इसमें से 0.82 और माइनस हो जाएगा. सो माय स्कोर गोज टू 63 पॉइंट समथिंग, 64 पॉइंट समथिंग, 64 पॉइंट समथिंग मेरा स्कोर बन जाएगा, राइट? सो द प्रॉब्लम इज कि अगर हम सिर्फ 27 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और गलती से हमसे एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, तब भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट? सो वी कैन नॉट से दैट दिस इज द मैजिक नंबर देन, बिकॉज यहां पे तो बहुत रिस्क है, राइट? तो यही हमने अपनी पूरी प्रेपरेशन में सीखना है, दैट व्हाट इज द एक्चुअल नंबर विच ऑफ क्वेश्चंस विच वी शुड अटेम्प्ट, ताकि हमारा सी सेट बिल्कुल भी ना रुके बिकॉज ऑफ एनी इशू. क्योंकि कई बार ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं. यू वांटेड टू मार्क सी, बट जल्दबाजी में क्या कर दिया आपने, डी मार्क कर दिया, राइट? गलती से आपने किसी और क्वेश्चन का आंसर कहीं और मार्क कर दिया, राइट? तो ऐसे एरर्स की वजह से हम एक साल अपना वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज लाइक आई सेड, सी सेट अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप जीएस में जितना मर्जी स्कोर कर लो, 190, 100, 180, 120, जितना मर्जी स्कोर कर लो, डजेंट मैटर, you won't be able to sit in the CSET exam. I know a lot of students of mine, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे, उनमें से कुछ बच्चे, बिकॉज दे बिलोंग टू, बेसिकली बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्स हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं पहले. सो इंजीनियर्स ने, आई एम नॉट लेट्स से stereotyping any field here, but engineers generally study maths in their engineering, right? तो उनका प्रैक्टिस का आदत, उनकी प्रैक्टिस की आदत रहती है मैथ्स की. सो दे वर कॉन्फिडेंट कि सर हमने मैथ्स पढ़ा हुआ है, 10th लेवल का यूपीएससी कहती है कि सीसेट आता है, सो वी डोंट हैव टू पुट इन मच मोर एफर्ट इनटू इट, विल क्वालिफाई. एंड आई हैव रेपिटेडली टोल्ड देम कि थोड़ा सा फोकस कर लो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा. And a few of my students, 2 or 3 students, scored 135, 142, 121 in GS, but they couldn't get 66 marks. Why so? Because they weren't paying any heed to what I was saying at that point of time, कि थोड़ा सा practice कर लोगे, and then in the second attempt, थोड़ा सा सीसेट की प्रैक्टिस करके 2 महीने सीसेट पढ़ के उनका पेपर निकल गया. इस बार मेंस लिखा है उन्होंने, दे जस्ट वेटिंग फॉर कि इंटरव्यू कॉल आएगी कि नहीं आएगी, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ी सी मेहनत सी सेट में इंश्योर कर देगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो प्रीलिम्स के अंदर, करेक्ट? राइट. सो लेट्स गेट बैक हियर. सो अगेन द फेमस क्वेश्चन इन एनी सी सेट क्लासेस, कि सर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे ताकि हमारा सी सेट ना रुके. सो इसके लिए कभी भी एक आंसर नहीं हो सकता. अगर कोई भी टीचर आपको एक आंसर इसका देता है, his or she is telling you half the story, because it depends upon every other student's efficiency, it depends upon every student's aptitude. अगर आपकी accuracy बहुत अच्छी है तो you can qualify the exam after attempting only 40 questions. अगर आपकी accuracy थोड़ी सी खराब है तो आपको यही क्वेश्चंस कम से कम 50 करने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि अगर एक्यूरेसी कम है तो इसका मतलब क्या है कि आप रॉन्ग आंसर ज्यादा करते हो, राइट? अगर आप नेगेटिव मार्क्स ज्यादा स्कोर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि
ताकि आप 66 मार्क्स से ज्यादा ले पाओ। राइट। सो अगर मैं एक रेंज की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट रेंज, राइट, अगर आपकी एक्यूरेसी मीडियोकर है, एवरेज है, राइट, और आप इजीली 45 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो विद गुड एक्यूरेसी और विद एवरेज एक्यूरेसी, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई सीसैट। अगर आपकी एक्यूरेसी पुअर है तो जस्ट इंक्रीज द नंबर एंड गो टू 50। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चंस करना कहीं ना कहीं कंफर्टेबली आपको सीसैट क्लियर करवा देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 80, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 50 और लेट्स से 55 क्वेश्चंस। 55 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, राइट, 2 घंटे के अंदर, इसका मतलब क्या है? हर एक क्वेश्चन को पढ़ने का, सॉल्व करने का आपके पास 2 मिनट से ज्यादा टाइम होगा। राइट। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस भी जाते हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, बिकॉज यू हैव अ लीवे ऑफ एटलीस्ट 25 क्वेश्चन। देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे उतना ही बेटर रहेगा। बट ऑन ऑन अ जनरल सेंस इफ आई टॉक अबाउट, कि 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ने का आपके पास लीवे रहता है। राइट। अब ये सब चीजें आपको समझ में कैसे आती? अगर आप इस सब चीजों को एनालाइज कर पाओ, जो कि मैंने करा है, राइट, जो कि बाकी टीचर्स भी करते हैं। राइट। जैसे जैसे आप सी सेट प्रिपेयर करोगे वैसे वैसे आपको अपनी एफिशिएंसी का, वैसे वैसे आपको अपनी एक्यूरेसी का पता चलता जाएगा। देन यू कैन डिसाइड योर ओन नंबर एंड कीप प्रैक्टिसिंग टू रीच दैट नंबर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप उस नंबर पे पहुंच जाओगे। सी सैट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सी सैट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, आई एश्योर दैट। पर ये बिना सोचे, बिना स्ट्रेटेजी बनाए, बिना गाइडेंस लिए हो नहीं सकता। यू कैन ऑल्सो एनालाइज ऑल दीज थिंग्स आफ्टर दिस क्लास एज वेल, बट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि आपके पास लीव है 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सर कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से करने हैं? राइट। कौन सा पार्ट हम कवर कर सकते हैं, कौन सा पार्ट नहीं कवर कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। बिकॉज सिलेबस बिना समझे यू कैन नॉट डिसाइड विच पार्ट टू गो फॉर, विच पार्ट टू लीव। क्योंकि हमारे पास तो 60 क्वेश्चन करने हैं ना, हमें अब 55 क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, बिकॉज सम ऑफ यू बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज, उनके लिए थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट आसान होता है, उनके लिए इंग्लिश आसान होती है। सम ऑफ यू बिलोंग टू मैथ्स बैकग्राउंड या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, या जिन्होंने लेट्स से मैथ्स पढ़ा हुआ है अपनी ग्रेजुएशन में, उनके लिए मैथ्स कंपैरेटिवली इजी होता है। इजी और डिफिकल्ट का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस बार बार करते हो, इट लुक्स इजी फॉर यू। राइट। जिस चीज की आप प्रैक्टिस कम करते हो या बिल्कुल ही नहीं करते हो, वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती है। राइट। तो इजी और डिफिकल्ट का आइडिया सिर्फ इतना सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे सी सैट की या मैथ्स के क्वेश्चन की, तो आप भी उतने ही केपेबल हो जाओगे जितना कोई और है। राइट। सो लाइक आई वाज सेइंग, आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। इसलिए कहीं ना कहीं जो फाइनल स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम की, सी सैट की, दे इट शुड बी अ टेलर्ड स्ट्रैटेजी। टेलर्ड का मतलब क्या है? कि आपकी एफिशिएंसी की वजह से, आपके एप्टीट्यूड की वजह से, आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी पेपर में क्या होनी चाहिए। आपको इंग्लिश ज्यादा अटेम्प्ट करनी चाहिए या आपको मैथ्स वाले क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए? पर ये सब कुछ कब पता चलेगा? जब आप 1 डेढ़ महीना कॉन्टिन्यूसली या 2 महीने कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे, नए कॉन्सेप्ट सीखोगे। राइट। सो दैट्स हाउ, लाइक आई सेड इनिशियली, कि अगर आपको कोई कहता है कि अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो या 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ही और शी इज जस्ट टेलिंग यू हाफ द स्टोरी। बिकॉज ये डिपेंड करेगा सिर्फ आपके ऊपर कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सूट है। उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तभी आपका सी सेट क्लियर होगा। राइट। आई थिंक अभी तक ओवरऑल स्टोरी आपको क्लियर है कि पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम
इस रेंज में अगर हम रहते हैं तो विल बी मोर कंफर्टेबल इन क्लियरिंग द सीसैट। इतना अभी तक सभी को क्लियर है? एक बार चैट में मेंशन कर दीजिए। ऑलराइट, गुड जॉब, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी तक हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई है कि सीसैट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब फटाफट बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिलेबस की। राइट, ठीक है। सिलेबस पे जाने से पहले आई विल बी शेयरिंग अ लिंक इन द चैट। राइट, एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। वो एक अटेंडेंस फॉर्म है, तो प्लीज उसको फिल अप कर दीजिए ताकि मुझे पता रहे कि कितने बच्चों ने अटेंड किया था और कितना कितने बच्चों को मैंने अभी तक सिखाया है। तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। इट विल जस्ट टेक 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड लगेंगे। एक बार प्लीज आप फॉर्म फिल कर दीजिए, फिर हम सिलेबस की बात करेंगे। राइट, डन नाउ, थिंग इज डन। फटाफट फिल कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, सो फटाफट अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस, सीसैट का सिलेबस जो है वो हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन जनरल। वन इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपने कभी क्वांट के नाम से भी ये सुना हो? राइट, सेकेंड इज लॉजिकल रीजनिंग, जनरली इसको हम एल आर कहते हैं, एल आर। देन देर इज डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, और लास्ट में भी काउंट द फोर्थ पार्ट एज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसको डी आई या फिर डी एस भी कहते हैं, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। राइट, सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच यूपीएससी आस्क्स इज 80, और कोई क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन यूपीएससी, सीएससी एग्जाम, या फिर जो उसको लेट्स से डिजाइन करते हैं कि कभी वो क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा पूछ सकते हैं या फिर किसी और टॉपिक से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट अगर हम लास्ट 10 या 15 साल के ट्रेंड्स देखें, 10 साल के अगर हम ट्रेंड्स देखते हैं, तो व्हाट वी हैव सीन हियर इज कि 25 to 30 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम क्वांट। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो क्वांट इज बेसिकली क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथ्स, मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस, मैथ्स बेस्ड questions. For example, time in work. For example, time, speed, distance, simple interest, compound interest, permutation combination, number system, your APGP. All these topics belong to quantitative analysis or maths based part. तो 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो 15 to 20 रहते हैं। अगर वहां पे क्वांट में क्वेश्चंस कम होंगे तो लॉजिकल में ज्यादा हो जाते हैं, लॉजिकल में कम होंगे तो क्वांट में ज्यादा हो जाते हैं। राइट, सिमिलरली 10 to 15 क्वेश्चंस फॉल इन दिस कैटेगरी, डीआई और डीएस। एंड इंग्लिश में भी 25 to 30 क्वेश्चंस रहते हैं। राइट, सो अगर आप देख पा रहे हो मेजॉरिटी ऑफ द चंक बिलोंग्स टू क्वांट और इंग्लिश। तो इसी की वजह से क्या होता है कि बच्चे जो जनरली ये मानते हैं कि वो इंग्लिश में या फिर मैथ्स में अच्छे नहीं है, वो इस सेक्शन को या तो स्किप कर देते हैं या तो कम अटेम्प्ट करते हैं। राइट, और
उनका फोकस किस तरफ चला जाता है, इंग्लिश की तरफ, और यहां पे ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन यहां से कर लिए, 10 क्वेश्चन यहां से, या फिर 10 क्वेश्चन वहां से कर लिए, 50 क्वेश्चन हो गए। दैट्स हाउ दे मेक देयर स्ट्रैटेजी। और जिनका मैथ्स अच्छा होता है वो कोशिश करते हैं कि हम ज्यादातर क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर लेते हैं और थोड़ी बहुत इंग्लिश से भी कर लेंगे। राइट, ये एक हाफ बेक्ड स्ट्रैटेजी है। राइट, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा एरिया डिफिकल्ट आने वाला है। सपोज कर लीजिए आप मैथ्स में ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, और उस दिन मैथ्स का जो पेपर है वो डिफिकल्ट आ जाता है, या फिर वहां पे क्वेश्चंस निकल नहीं पा रहे हैं। इंग्लिश तो आपने वैसे भी अटेम्प्ट कम ही करनी थी, ये आपका स्ट्रॉन्ग सूट था, इसको भी आप ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नाउ द प्रॉब्लम लाइज दैट आपको अगली बार फिर से बैठना पड़ेगा पेपर के लिए, बिकॉज ये पेपर तो निकल जाएगा हाथ से। राइट, तो ऑल इन ऑन बात क्या है कि आप सिर्फ एक सेक्शन के ऊपर डिपेंड करके नहीं जा सकते। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर एक सेक्शन में अच्छे हो तो उससे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, पर दूसरे को भी मेक श्योर करिए कि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर पाए। बिकॉज अगर आपका सेक्शन डिफिकल्ट आ गया तो यू विल हैव बैकअप प्लान। राइट, करेक्ट। अब थोड़ी सी बात इसके अंदर और कर लेते हैं। मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वांट्स में आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में दे विल बी सिंपल और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 लोगों का डेटा दिया होगा और कहा कहा होगा कि राम और श्याम साथ में बैठेंगे, गीता और सीता साथ में नहीं बैठ सकती। लाइक दैट, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, पजल्स वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन, कि आप अभी नॉर्थ साइड फेस कर रहे हो, आपने 3 बार लेफ्ट टर्न लिया, अब आप किस तरफ फेस करोगे, या फिर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हो, थिंग्स लाइक दैट। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए होता, सिर्फ सिंपल अंडरस्टैंडिंग से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैक्सिमम बच्चे जो भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं एप्टीट्यूड पेपर, वो लॉजिकल रीजनिंग को पसंद करते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन निकल जाते हैं। बट द ओनली डिफिकल्ट पार्ट अबाउट एलआर इज द टाइम। टाइम इसमें ज्यादा लग सकता है अगर आपने एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करी। If you haven't attempted enough questions of logical reasoning of different topics, you'll take more time, and time is of the essence in the exam. क्योंकि जैसे मैंने कहा था, अगर आपको 60 क्वेश्चन भी करने हैं पेपर में, तो आपको 2 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लग सकता है। इंग्लिश में ऑब्वियसली ज्यादा टाइम आपको लगेगा ही लगेगा, अभी बात करेंगे उसकी। राइट, सो अगर आप इसमें अच्छे हो, मेक श्योर आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको टाइम ज्यादा ना लगे वैसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये आपके बोनस क्वेश्चन है, यहीं से आप बहुत ज्यादा मार्क्स खींच सकते हो। अगर सपोज कर लीजिए 20 क्वेश्चन आ गए और आपने उसमें से 18 सही कर दिए, तो 18 टू द 36, 36 प्लस 9 इज 45। 45 मार्क्स आप यहीं से ही लेट्स से ले सकते हो। बट ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे हम, बट लॉजिकल वे से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी सीखेंगे। राइट, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी। डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी में एक वर्ड कॉमन है जिसको हम कह रहे हैं डेटा। तो इसमें आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया होगा, फॉर एग्जाम्पल बार ग्राफ्स का डेटा हो सकता है, पाई चार्ट का डेटा हो सकता है, या फिर कोई भी नंबर्ड डेटा होगा जिसको आपको स्टडी करना होगा, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको सॉल्व करना होगा। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो आप क्वांट में पढ़ते हो, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, वो वाले टॉपिक्स यहां पे यूज होते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आना चाहिए और ग्राफ्स को पढ़ना आना चाहिए। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बट बात क्या है कि यूपीएससी अपना फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती है। सो नाउ दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस टू डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी में क्या है कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको ये जज करना पड़ेगा, ये डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगी कि जो आपके पास डेटा दिया है वो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, नहीं। राइट, डेटा जो आपके पास दिया है
वो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए या नहीं, दिस यू हैव टू डिसाइड हियर। सो यहां पे यूपीएससी आपसे क्या क्या टेस्ट कर रही है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को भी यहीं पर ही टेस्ट होगा। सो इसलिए यूपीएससी ने अब डीआई से शिफ्ट कर लिया है डेटा सफिशिएंसी के अंदर, एंड विल बी प्रैक्टिसिंग बोथ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ताकि चाहे किस भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, we'd be able to attempt it. And this is also an easier part, क्योंकि easier topics of maths basically help you to solve these questions. So logical reasoning सबसे आसान, उसके आसपास ही आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपको फील होंगे, राइट? 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं. Then we'll go to the major chunk called as English comprehension. And I would like to say something here. Not all, but a lot of humanity students bank on this area. आप अगर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो, अब अपने आप से पूछ सकते हो. और 2022-2023 का जो पेपर था सी सैट का, उसमें क्वांट बहुत डिफिकल्ट था. तो इवन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, कि कुछ लोग कह रहे थे कि कैट या फिर जेईई लेवल के क्वेश्चंस पेपर में आए थे. 2023 के मैथ्स वाले क्वेश्चन जो थे वो जेईई लेवल के या फिर कैट लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे, और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए. तो जो जिनका मैथ्स अच्छा भी था वो भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, राइट? सो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स की ज्यादातर टेंडेंसी होती है बिकॉज दे हैव बीन रीडिंग लॉट ऑफ लैंग्वेजेस एंड दे आर फेमिलियर विद इट, और थोड़ा सा उनको मैथ से डर भी लगता है, राइट? तो वो ज्यादातर इस सेक्शन को वे बैंक करते हैं. बट देयर लाइज अनदर प्रॉब्लम. जैसे कि मैंने कहा 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं एक कॉम्प्रिहेंशन में. अगर मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूं तो यूपीएससी यूज टू गिव अ बिग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, 12 से 15 लाइंस का कॉम्प्रिहेंशन होता था, और एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी होते थे. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, राइट, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 2 to 3 questions, right? So you can give the paragraph 5 or 6 minutes, but UPSC has changed its stance now. 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 के 25 क्वेश्चन सिंगल कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होंगे. एक कॉम्प्रिहेंशन एक क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंशन एक क्वेश्चन. सो हाउ मेनी कॉम्प्रिहेंशन डू यू हैव टू रीड देन? 25. you'll have to read 25 क्वेश्चंस, राइट? और क्वेश्चन का जो साइज है वो भी बहुत छोटा कर दिया है. क्वेश्चंस का जो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो साइज है वो भी बहुत छोटा कर दिया है. ओनली 6 to 7 लाइन्स और 8 लाइन्स. अब प्रॉब्लम क्या है कि जितना छोटा पैराग्राफ होगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना, बिकॉज यू डोंट नो कि वो पैराग्राफ कहां से लिया है. It can be the starting of a bigger paragraph. It can be the middle of something, of an editorial, or maybe उसका last part भी हो सकता है. तो the lesser number of lines or data given to you in English comprehension, the difficult it becomes. और आप एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ने में और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टाइम लिमिटेड है आपके पास, राइट? तो ये डिफिकल्टी भी आजकल हमें देखने को मिल रही है. I can show you example here. If you see here, ये 2023 के पैराग्राफ्स है, पैसेजेस हैं. Look at the size of the passages. Only 7 to 8 lines or 9 lines. अब इसी पैराग्राफ को पढ़ के आपको जज करना है कि उसका आंसर क्या होगा. And the problem is the questions won't be straightforward. They'll ask you about the logical reference, inference. They'll ask you about the corollary. They'll ask you about the assumptions made in the state in the paragraph. तो जब तक आपको इन वर्ड्स का मतलब समझ नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक वो आंसर आप ढूंढ ही नहीं सकते हो. ठीक है, तो जितने छोटे पैराग्राफ्स उतना ही डिफिकल्टी, एंड द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, द मोर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स यू हैव टू रीड, द मोर टाइम इट विल टेक. तो इंग्लिश पे बिल्कुल 100% बैंक करना इज वेरी डिफिकल्ट. इंग्लिश पे अगर आपको बिल्कुल बैंक करना है तो बहुत मुश्किल है. अगर आप सोच रहे हो कि आप 25 के 25 क्वेश्चन सही आंसर कर दोगे तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना समझना
एक पर्सपेक्टिव बताता है, राइट? आपका पर्सपेक्टिव या आपकी सोच या आप उस पैराग्राफ से क्या समझ रहे हो वो बहुत डिफरेंट हो सकता है एग्जामिनर की सोच से या मेरी सोच से। मे बी वन थिंग लुक्स डिफरेंट टू यू, मे बी मेरे लिए वो कुछ और समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं एडिटर की सोच से अपनी अपनी सोच को मैच करवाना और आंसर करना और एक्यूरेट आंसर करना वो बहुत मुश्किल है। इंग्लिश में यू कैन ऑलवेज फाइंड प्रिसाइज आंसर और अ क्लोज आंसर। यू कैन नेवर पॉइंट आउट दैट दिस इज द राइट आंसर। वो आपको की आने पर ही पता चलता है। पर मैथ्स में अच्छी बात क्या है कि अगर क्वेश्चन का आंसर 9 होगा तो आप जिस मर्जी फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए या जिस मर्जी तरह से सॉल्व कर लीजिए वो आंसर 9 ही आएगा बाय एनी मेथड। सो इंग्लिश के अंदर आप क्लोज आंसर तक पहुंच सकते हो, मैथ्स के अंदर आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो जब आप मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करते हो या फिर करेक्ट सॉल्व करते हो इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। इंग्लिश के क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस कम देते हैं, देते जरूर हैं बट कम देते हैं। सो नाउ वी हैव डिस्कस द होल सिलेबस। नाउ यू नो कि आप एक सेक्शन के ऊपर बैंक नहीं कर सकते, आपको सभी सेक्शंस या चारों की चारों सेक्शंस की कहीं ना कहीं असिस्टेंस चाहिए पेपर क्वालिफाई करने के लिए। इंग्लिश की जरूरत भी उतनी पड़ेगी जितनी मैथ की पड़ेगी, राइट? अगर मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस दिखाऊं, दिस इज द यूपीएससी सिलेबस, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। पेपर 2, 200 मार्क्स, 2 आवर्स। इट सेज कॉम्प्रीहेंशन जो हमने बात करी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, इंटरपर्सनल स्किल्स। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, here it is written class 10th level, interpretation, data sufficiency, class 10th level. And one more thing which you should see here is minimum qualifying marks is 33%। तो जो भी अभी मैंने सेशन में बोला है वो आपको यूपीएससी सिलेबस में दिख रहा है। 33% मिनिमम है और क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहां पे ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, टॉपिक्स क्लास 10th लेवल के ही पूछे जाते हैं, टॉपिक्स क्लास 10th लेवल के ही पूछे जाते हैं, बट द डिफिकल्टी कैन बी सेट। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बनाया जा सकता है। डिफिकल्टी कैन, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम हैज रिजन नाउ, राइट? अब बहुत बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। दे विल आस्क यू अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ मैथ्स। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी एप्लीकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपने थरोली प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर आप थरोली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस टाइम बाउंड एरिया में सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट? टॉपिक 10th लेवल के ही होंगे पर डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो ज्यादा हो सकता है। सो यहां पे अपने आप को मिसगाइड मत करिएगा कि 10th लेवल का ही पूछा जाएगा और हम तो इजीली कर लेंगे, हमने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, 10th तो बहुत पहले हमने कर ली थी तो टॉपिक तो आसान है। पर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा, राइट? सो दिस इज द प्रूफ आई वांटेड टू शो यू, जो आपको ये क्लैरिटी दे देगा कि बिना प्रैक्टिस किए सीसैट नहीं निकलेगा, बिना स्ट्रैटेजी बनाए सीसैट नहीं निकलेगा, राइट? अंडरस्टूड? वी हैव अंडरस्टूड द सिलेबस नाउ। क्लियर है सभी के लिए? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें सिलेबस क्लियर है तो नेक्स्ट बात जो हमने करनी है या नेक्स्ट चीज जो हमें फोकस करनी है इज द स्ट्रैटेजी, कि अगर इतने इतने क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम ऐसी प्रैक्टिस कर लें कि हमें सी सैट में कोई दिक्कत ना हो, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं, राइट? तो अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो 25 to 30 क्वेश्चंस अगर दो सेक्शन से आ रहे हैं, सपोज कर लीजिए आप यहां से 15 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं, बिकॉज देखो यूपीएससी में डिफरेंट डिफरेंट लेवल होंगे, हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन आसान भी नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे। तो अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ रखा है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन आउट ऑफ इट, बिकॉज सम ऑफ दोस क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी। प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आप टॉपिक पढ़ के ही नहीं जाते हो,
तब आप क्वेश्चन कम कर पाते हो यहाँ पे। पर अगर 15 क्वेश्चन है आप यहाँ से अटेम्प्ट कर लेते हो, इफ यू आर एबल टू गेट इवन 15 क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 25 और 30 क्वेश्चन, ये तो हमने कहा ही है दिस विल बी आवर स्ट्रॉन्ग सूट। तो यहाँ पे तो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं 15 ठीक कर जाता हूँ मिनिमम, और लेट्स से यहां से मैं 6-7 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता हूं, सो हाउ many did I get? 15, 15, 15, 45, 7, 45 plus 7 is 52। और आप सब कुछ प्रैक्टिस करके कर रहे हो ये, ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो हो जाएगा, राइट? क्योंकि हम मैथ्स भी पढ़ेंगे, हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे डिटेल में, हम लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ेंगे और डेटा सफिशिएंसी भी पढ़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हम 50 या 52 या 55 के आसपास आराम से पहुंच सकते हैं, राइट? बट बिना प्रैक्टिस के, बिना गाइडेंस के और बिना स्ट्रैटेजी के ये नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग हियर, राइट? चलिए, एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी तो हमने सीख ली है, थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इफ आई शो केस यू वन क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, ये एक पीवाईक्यू है, तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या है। द सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज लिस्टेड एज दिस 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 दिस। The company recruits another employee and wants to pay the average of the 5 employees listed above. What is the salary of the 6th employee? ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं, आपको क्या करना है, एवरेज निकालनी है और बताना है कि जो 6th एम्प्लॉय की सैलरी है वो पहले 5 एम्प्लॉयज की एवरेज है। ठीक है, आई नो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए एक बेसिक आइडिया, दैट एवरेज इज सम ऑफ all observations sum of all observations upon number of observations number of observations। ठीक है, नंबर्स बहुत बड़े हैं, ट्रिकी हैं, ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा, राइट? क्लियर है? तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इन सब का मैं अगर सम कर लूंगा, उसको 5 से डिवाइड कर दूं तो आंसर निकल जाएगा, राइट? दैट इज द ट्रेडिशनल मेथड टू सॉल्व अ क्वेश्चन, राइट? पर मैंने क्या कहा था कि इंग्लिश के पैराग्राफ्स पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, और ऑन एन एवरेज इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़ने के लिए 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, और आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो यू कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस, राइट? तो अगर आप ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो इट माइट टेक यू 3-4 मिनट्स। बट अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, अगर आपने, अभी बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे आई एम श्योर, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तो शायद आपको पेन उठाना ही ना पड़े सॉल्व करने के लिए, पेन आपको उठाना ही ना पड़े, क्योंकि एवरेजेस की एक प्रॉपर्टी होती है that the average lies between the minimum observation and the maximum observation। एवरेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि एवरेज जो है वो हमेशा मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के बीच में लाया करता है। यहां पे मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, 32496, और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, 89154, आई थिंक सो, राइट? तो ऑब्जर्वेशन, मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के बीच में ही एवरेज लाया करेगा। क्लियर है? सो इफ आई सी द ऑप्शंस हियर, राइट? अच्छा, बाकी भी नंबर्स है, 78 है, 83 है, 54 है और 89 है। सो मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स कहां पे लाया कर रहे हैं, 89 के क्लोज, और 32 से बहुत दूर है। तो एवरेज कहां पे ज्यादा पास होगी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के पास होगी। इतना लॉजिक पर लगा सकता हूं अगर मैंने थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा है तो व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दीज ऑप्शन इज कि ए ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 36 नहीं हो सकता है, बिकॉज 36 इज वेरी क्लोज टू 32,
बाकी सारी ऑब्जर्वेशन 78, 83, 89 है, राइट? ऑल्सो आई सी दैट 52 कैन नॉट बी द ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज इट इज स्टिल क्लोज टू 32,000. हमारा आंसर जो होगा वो कहां लाया करेगा? 80s के पास में, राइट? क्योंकि वो हमेशा कहां पे लाया करेगा? दो मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑब्जर्वेशन के बीच में. सो ईदर आई हैव टू पिक दिस, सी और डी पिक करना पड़ेगा, ठीक है? बट अगर मैं देख रहा हूं 32 वाली बहुत वैल्यू बहुत छोटी है, और 89 वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है, बीच में 54 भी है. तो 77 इज वेरी मच क्लोजर टू 89, बट 67 जो है वो कहीं ना कहीं बीच बैलेंस में लाया करता है. सो अगर मैंने मैथ्स में अच्छे प्रैक्टिस करी है, मेरा एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आई स्ट्रेट अप मार्क सी ऑप्शन. I don't have to pick a pen and solve these questions and find numbers. यूपीएससी आपकी कैलकुलेशन स्पीड को जज करने के लिए सीसैट नहीं करवाती है. वो देखना चाहती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितने रैपिडली क्वेश्चंस को जज कर पाते हो, कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. It is more about the efficiency of the paper. It is more about the efficiency of the paper giver. It is more about the decision making you want to make there. कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है. आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को यहां पे टेस्ट किया जा रहा है, कैलकुलेशन को नहीं. अगर उनको आपकी कैलकुलेशन स्पीड ही कैलकुलेट करनी थी, तो वो किसी अकाउंटेंट को हायर कर लेते, या फिर आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड कर देते. नहीं, दे जस्ट वांट टू सी कि आप जज कर पा रहे हो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज का, आप उससे आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा. तो अगर आप प्लस करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो यही आंसर आना चाहिए, राइट? सो इट इज दैट इजी. इट इज दैट इजी अगर आप इनफ प्रैक्टिस उसके अंदर करते हो तो, राइट? एक और क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज अबाउट क्वांट. जो लोग क्वांट को डिफिकल्ट मानते हैं, देखिए कैसा क्वेश्चन यूपीएससी ने डाला. नॉट वेरी डिफिकल्ट, और पेन भी नहीं उठाना पड़ा सॉल्व करने के लिए. स्ट्रेट अप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आंसर निकल गया. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन में से निकलेगा, बट यस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आंसर लाइक दैट, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन जो है वो डेटा सफिशिएंसी का है. यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट डेटा सफिशिएंसी, पर क्वेश्चन को एक बार पढ़िए. व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन बोल रहा है, इज एक्स एन इंटीजर. आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक्स जो है वो इंटीजर है या नहीं. अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वो होता है जिसकी एक होल वैल्यू होती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव वैल्यूज, it has zero and it has positive values. It has positive values. इसका मतलब क्या है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो होल नंबर वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं इंटीजर्स. 3/2 इज नॉट एन इंटीजर. 4/3 इज नॉट एन इंटीजर. एक होल वैल्यू होनी चाहिए. तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इज एक्स एन इंटीजर, और दो स्टेटमेंट्स आपको दे दी गई है. x/3 इज नॉट एन इंटीजर, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है? दूसरी स्टेटमेंट क्या है? 3x इज एन इंटीजर. तो सपोज कर लीजिए, अगर मैं यहां पे कहता हूं कि अगर मैं x को लेट x इज इक्वल टू 6 बोल देता हूं, तो 6/3 इज इक्वल टू 2. बट 2 इज एन इंटीजर, 2 तो इंटीजर है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्योंकि हमें तो बताने रखा है ना कि x क्या लेना है. हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि x इंटीजर है या नहीं. अब हमें उसका आंसर करना है. यहां पे x इंटीजर है या नहीं? नहीं है. सपोज कर लो मैं x की वैल्यू, यहां पे x की इंटीजर, यहां पे x की वैल्यू मैंने 6 ली थी, आंसर क्या आ गया? 2. तो x तो इंटीजर निकला. अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 4, तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा. तब तो इंटीजर नहीं है.
तो आई एम नॉट श्योर वेदर एक्स इज एन इंटीजर और नॉट। सेकेंड स्टेटमेंट में भी ये सेम कर सकता हूं। यहां पे क्या बोला गया है, 3x इज एन इंटीजर। अगर मैं 3x इज इक्वल टू 1 कर देता हूं, सो x आई विल गेट इज 1/3। 1/3 इज नेवर एन इंटीजर, राइट। पर मैं x की अगर कुछ और वैल्यू ले लेता हूं, तो उससे क्या प्रूव होगा कि x कैन बी एन इंटीजर, राइट। तो मैं इस स्टेटमेंट से डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि x इंटीजर होगा या नहीं होगा। सो आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, मेरा डी स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। व्हाट इट सेज, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट ने क्या बोला, is alone is sufficient. Second says statement 2 alone is sufficient. C statement says statement 1 and 2 are together sufficient. बट जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी लेता हूं, बिकॉज x की वैल्यू तो इन्होंने फिक्स नहीं करी है, तो मैं कभी भी आंसर नहीं कर पाऊंगा कि x इंटीजर होगा या नहीं होगा। दैट्स वाई आई एम चूजिंग ऑप्शन डी हियर, राइट। तो ये सब चीजें अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं। आई अंडरस्टैंड अभी बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, और नेचुरली है क्योंकि अभी तक अपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं। बट थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं, राइट। क्लियर? आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन सारे के सारे जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, वो सिर्फ इसलिए मैं शोकेस कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो कि थोड़ी सी मेहनत करके सीसैट निकाला जा सकता है। एंड आई कैन गारंटी यू दिस, अगर आप 1-1.5 महीना सीसैट की क्लासेस लगा लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, होमवर्क शीट्स कवर करते हो, यू वोंट स्ट्रगल एट ऑल इन सीसैट। इट इज इजी। मैथ्स मैथ्स और नंबर्स जो हैं, नंबर्स आर ह्यूमन बींग्स फ्रेंड। मैथ्स, आपको पता है मैथ्स बनाया क्यों गया था, या मैथ्स एज सब्जेक्ट इवॉल्व कहां से हुआ था? ताकि ह्यूमन बींग्स को ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, ह्यूमन बींग्स को हर एक चीज सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखे। दैट्स हाउ मैथ्स केम इनटू द पिक्चर। सो मैथ्स इज आवर बेस्ट फ्रेंड, बस हम उसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। एंड आई अश्योर यू, आप एक बार क्लासेस अटेंड करेंगे, आप डेफिनेटली मैथ्स को पसंद करेंगे, बिकॉज इट्स अ फन थिंग टू डू, राइट। आपको मैंने क्वेश्चंस दिखा दिए, क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए। ये लास्ट ईयर का डेटा 2024, दिस ईयर्स डेटा। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन 26, क्वांटिटेटिव 26, लॉजिकल रीजनिंग 18, डाटा सफिशिएंसी 10। तो ये जो 18 क्वेश्चन यहां से आए हैं, यू कैन सी हियर 18 क्वेश्चंस। अगर आप इसमें से 15 to 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, यहां से 15, या यहां से लेट्स से 20 या 15 यहां से अटेम्प्ट कर लो, और यहां से 7-8 क्वेश्चन कर लो, तो आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, राइट। बट ये प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा। एक और चीज आपको दिखाता हूं, कंपैरिजन। 2023 का जो सीसेट पेपर था, इट इज कॉल्ड एज द टफेस्ट पेपर ऑफ सीसेट एवर। टफेस्ट पेपर ऑफ सीसेट एवर 2023, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन 30 थे, क्वांट 34 क्वेश्चन वर देयर, लॉजिकल के सिर्फ 11, वो भी बहुत डिफिकल्ट, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सिर्फ 5। तो क्वांट और कॉम्प्रिहेंशन हैवी पेपर था, राइट। और लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल्ड हियर, दे कुडंट सॉल्व एनी क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन 30 थे और 30 ही क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ रहा था। यहां पे बहुत ज्यादा टाइम बच्चों का लग गया, इसलिए वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, राइट। बट 2024 पेपर वाज इजियर देन सीसैट 2023, उसमें ये डिवीजन है। तो लाइक आई सेड, अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के पेपर देने जाओगे, तो यू विल डेफिनेटली फील द प्रेशर इन द एग्जाम। क्योंकि एक चीज मत भूलिए, 9:30 to 11:30 आप जीएस का पेपर लिख के आए होते हो, आपका दिमाग अभी भी जीएस में ही रहता है। जब आप 2:30 बजे
या 2 बजे आप वापस हॉल में एंटर करोगे, आपका दिमाग सी सैट पे नहीं होगा, आपका दिमाग होगा जीएस पे कि काश मैंने वो क्वेश्चन सही कर दिया होता, काश मैंने वो क्वेश्चन गलत या अटेम्प्ट नहीं किया होता, थोड़ा मैं उसके बारे में सोच लेता। तो सी सैट होता आसान है, बट कंडीशंस की वजह से और डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी सी सैट की, तो आई आई टेल यू एंड आई प्रॉमिस यू दिस, वहां पे आप फिर सी सैट का प्रेशर फील नहीं करेंगे, बिकॉज नेचुरली आपके आंसर्स निकलना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। यही छोटी छोटी चीजें मेक और ब्रेक डिसाइड होती हैं एंड में, कि आपका माइंडसेट क्या था, आपने प्रैक्टिस करी थी, आपके पास वो राइट गाइडेंस थी, वो स्ट्रेटेजी थी या नहीं, राइट। सो अब मैंने आपको हर एक चीज की इंपॉर्टेंस बता दी है, सी सैट के बारे में बता दिया है, स्ट्रैटेजी की बात करी है, सिलेबस की बात करी है, करंट ट्रेंड्स की बात भी हमने कर ली है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने देख लिया है, स्ट्रैटेजी कैसे कैसे डिसाइड हो सकती है वो भी देख लिया है। अब लास्ट फेज में फटाफट थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द कोर्स, ठीक है। सो दिस इज द कोर्स वी आर लॉन्चिंग बिकॉज सी सैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, आई मस्ट टेल यू दिस। आप जीएस में कभी अगर सपोज कर लो कट ऑफ क्लियर ना कर पाओ तो दुख होता है, जरूर दुख होता है, राइट। बट आपकी जीएस की कट ऑफ क्लियर हो जाए और सी सैट की कट ऑफ क्लियर ना हो, या सी सैट की क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर ना हो, तो बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, बहुत ज्यादा, यू फील डेविस्टेटेड कि मैंने जीएस की कट ऑफ लिस्ट को क्वालिफाई कर लिया, एक छोटा सा एग्जाम में से क्वालिफाई नहीं, एंड it will be very difficult for you to cope up with that sadness. I've seen kids like that. So what I'm trying to tell you here is, अगर आप अगर आप थोड़ा सा जस्ट 1.5 months ऑफ प्रैक्टिस सी सैट की कर लेते हैं, यू वॉन्ट स्ट्रगल एट ऑल, आई अश्योर यू दिस। अब यही सब चीजें जो मैंने अभी तक सेमिनार में कही, वो ही आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विल हैव अ 6 day वीक क्लास, 3 hour सेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में दोनों अवेलेबल हैं, बट ऑफलाइन सीट्स जो है हमारी वो लिमिटेड है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन ऑफलाइन क्लास, मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवा लें, ताकि ऑफलाइन सीट्स आपको मिल जाए। ऑनलाइन भी बहुत सारी सीट्स अवेलेबल नहीं है, बिकॉज एक सेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही मैं पढ़ा सकता हूं, ताकि मेरी अटेंशन जो रहे वो सभी स्टूडेंट्स पे रहे। A lot of institutions basically teach like 300 students in one class or 200 students in one class. That is very difficult because a teacher cannot pay attention to 200 students at once, right? तो seats are limited, ऑफलाइन में तो बहुत ही लिमिटेड हैं, ऑनलाइन में भी लिमिटेड हैं। तो अगर आप लेट्स से इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, सो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर फॉर इट एज सुन एज पॉसिबल। दीज आर द कोर्स फीचर्स जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स में आपको बेसिक से समझाऊंगा और हम एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, ताकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए तब भी हम उनको अटेम्प्ट कर सके, राइट। पीवाई क्यूज हम सारे डिस्कस करेंगे, बिकॉज पीवाई क्यूज आर द बैकबोन ऑफ यूपीएससी, राइट। आपको क्लास में वर्कशीट्स मिलेंगी, घर पे उसी टॉपिक को लेकर एक होमवर्क शीट भी मिलेगी। जितने भी टॉपिक्स हम 30-40 टॉपिक्स कवर करेंगे, उसकी आपको होमवर्क शीट भी मिलेगी और क्लास वर्क शीट भी मिलेगी, राइट। विल बी कंडक्टिंग 6 वीकली टेस्ट एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट, ताकि जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो आप अप्लाई कर सको। जो गलतियां आप यहां पे करोगे वो फिर आप फाइनल एग्जाम पे नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशंस में हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस, आप एग्जाम रेडी हो, ना कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दो, बट आप एग्जाम रेडी भी साथ साथ हो जाए, राइट। विल ऑल्सो टीच यू सम शॉर्टकट ट्रिक्स, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल batch is the tailored strategy. द टेलर्ड स्ट्रैटेजी। टेलर्ड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि आप अगर इंग्लिश में अच्छे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। आप अगर मैथ्स में अच्छे हो, या फिर आप किसी 2 या 3 टॉपिक्स में अच्छे हो, तो विल बी गिविंग यू दो स्ट्रैटेजीज कि आप पेपर ऐसे अटेम्प्ट करो,
पहले ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करो, फिर बाद में अटेम्प्ट करना, ये वाले क्वेश्चंस को ऐसे फोकस कर सकते हो, थिंग्स लाइक दैट। जैसे कि मैंने आपको एवरेज का क्वेश्चन अभी दिखाया था, एंड आई टोल्ड यू कि वो बिना पेन पेपर के सॉल्व हो सकता था। ऐसी ही स्ट्रैटेजीज हम क्लास में भी बात करेंगे। हम एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि हमारे अंदर क्लैरिटी रहे कि इस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ गया तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो यू कैन क्लिक क्लियर एंड एनरोल। आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हो बाद में, ताकि आपको क्लियर आइडिया रहे, राइट। अगर आप नमन शर्मा इस अकेडमी पे जाओगे तो यू विल सी दिस टैब। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा, राइट। दिस इज द कोर्स वी आर लॉन्चिंग, एंड 23rd of December से हम लॉन्च कर रहे हैं। तो बिकॉज देयर इज ए लेसर टाइम, द कोर्स विल बी ऑफ 45 क्लासेस। तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने का बैच रहेगा, जिसमें हम डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम एग्जाम रेडी रहें, राइट। सो ये कोर्स पूरा का पूरा इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि आपको सी सैट में कोई भी दिक्कत ना आए। एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आप 1-1.5 महीना सी सैट को ढंग से पढ़ लेते हो, पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर लेते हो, होमवर्क शीट सॉल्व कर लेते हो, सो आई कैन गिव यू इन राइटिंग दैट यू विल डेफिनेटली क्लियर सी सैट। सी सैट डेफिनेटली आपका क्लियर होगा, एंड इट वोंट बी अ रोड ब्लॉक इन योर यूपीएससी जर्नी, आई एश्योर यू दिस, राइट। लाइक आई सेड, ऑलरेडी सीट्स फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। तो आप जितना जल्दी इसके ऊपर लेट्स से डिसाइड कर सकते हो, या फिर यू वांट टू एनरोल ऑन टू दिस, यू कैन ऑलवेज गो टू आवर वेबसाइट, और वहां पे आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएगी, राइट। सो आई थिंक आई हैव there might be a lot of questions from your side, so I would be happy to answer all those questions अगर आप चैट पे लिखोगे। सर, इज दिस एग्जाम OMR बेस्ड? यस। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके अंदर 4 ऑप्शंस आएंगे, यू हैव टू जस्ट फिल इन द OMR। ABCD में से आपको OMR फिल करना होगा, वही आपका आंसर काउंट किया जाएगा, राइट। सर, विल द क्वांट पार्ट बी टॉट फ्रॉम बेसिक? यस सेशन, जो क्वांट पार्ट है वो बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम ना हो, राइट। सर, हाउ मच फी फॉर द सेशन? आई थिंक जो इनिशियल फीस है वो 7,000 है, राइट। एंड इट्स एन अर्ली बर्ड ऑफर, तो कुछ टाइम बाद वो ऑफर बंद हो जाएगा, तो मेक श्योर कि आप उसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लें, बिकॉज उसके बाद फीस अपने फुल फीस पे चली जाएगी, राइट। तो रही थी सी सेट में सिलेबस। हाँ, देखो ओमार, द प्रॉब्लम इज कि जो हमने यूट्यूब पे मैंने क्लासेस अटेंड करी थी, करवाई थी, बेसिक सी सेट कवर किया हमने वहाँ पर। यूट्यूब हैव सर्टेन लिमिटेशन, मैं बहुत डिटेल में वहां पे नहीं करवा सकता हूँ। आई कैन नॉट शेयर वर्कशीट्स और होम होम वर्कशीट्स देयर फॉर यू, विद यू। तो लिमिटेड पार्ट ही, और हम यूट्यूब पे ऐसे कोर्सेज करते रहेंगे, ठीक है। विल कीप ऑन कवरिंग सी सैट क्वेश्चंस देयर एज वेल, बट यहाँ पे आपके ऊपर हर एक चीज पे फोकस रहेगा। बेसिक से लेकर एडवांस चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। यूट्यूब पे आई विल डेफिनेटली कीप ऑन टीचिंग इन फ्यूचर, ठीक है, वो चलता रहता है। बट यूट्यूब हैव सर्टेन लिमिटेशंस। जूम पे आपको हर एक ऑप्शन होती है, जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें आप अनम्यूट कर सकते हो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन हैव वन ऑन वन सेशंस विद मी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो आपको अवेलेबल होते हैं इन क्लासरूम, जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हर एक चीज यूट्यूब पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यूट्यूब हैज इट्स ओन रिस्ट्रेंट्स। तो वो हम क्लास में सब कुछ कर सकते हैं, राइट। सो व्हेन इज द क्लास स्टार्टिंग? क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd of December। 23rd of December मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, राइट। एंड टाइमिंग जो क्लासेस की रहेगी वो इवनिंग में 4 to 7 रहेगी, 3 hour क्लास रहेगी। मंडे टू सैटरडे हम पढ़ेंगे, उसमें हम होमवर्क शीट्स भी सॉल्व किया करेंगे, और क्लासरूम शीट्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जब आपका सी सैट बैच खत्म होगा, तो तब तक ऑलमोस्ट आप 500 से 800 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के। और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे अबाउट सी सैट। देखो, सी सैट बैच में मेरा एम ये नहीं है कि आपको क्वेश्चंस याद करवा देना कि सॉल्व कैसे करने हैं।
या फिर मैं आपको ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा पेपर में आएगा ही आएगा। नो, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। बट आई विल मेक श्योर कि जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके दिमाग में एक रोड मैप होगा सॉल्व करने का। आपको तरीका पता होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू इंश्योर इज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू गाइस, कि जब भी आप मैथ का क्वेश्चन पढ़ें तो आप घबराएं ना। जब भी आप इंग्लिश का कोई डिफिकल्ट वर्ड पढ़ें कि व्हाट इज द कोरोलरी ऑफ दिस पैसेज, आपको पता हो कि उसका मतलब क्या है, आप कॉन्फिडेंस से आंसर कर पाए। दैट वुड बी माई, टू मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो, आपको घबराहट ना हो क्वेश्चन पढ़ के, या क्वेश्चन पढ़ के आपको ये ना समझ आए कि मुझे करना क्या है। तो वो मैं इंश्योर करूंगा क्लास में, ताकि आप उस लेवल तक डेफिनेटली पहुंच पाए। ठीक है, तो ये बात रही कोर्स की जो हमने अभी तक देखा, राइट। तो कोर्स की बात तो चलो होती रहती है, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज। बट आप फटाफट मुझे ये बता दो, डिड यू लाइक द होल सेशन और नॉट? वर योर क्वेश्चंस आंसर्ड और नॉट? आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी आई सी सैट को लेकर या नहीं? आपके डाउट्स जो थे वो क्लियर हो पाए या नहीं? ये फटाफट मुझे चैट में बताओ। Sir, will the course be in English? The course will be in dual language, right? It will be in English and Hindi as well. I'll be explaining the things in Hindi as well as in English too. Bilingual course रहता है, दोनों language में I will be explaining it to everyone, right? Right. So what is the duration of this batch? It will take around 30, 40, 40, 40, 50 classes, depends upon it. तो उसको हम देख लेंगे कि कितनी क्लासेस लग रही हैं, उस हिसाब से हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बट 40-45 क्लासेस के आसपास इसकी ड्यूरेशन रहेगी। टाइमिंग्स वुड बी 4 to 7 इन द इवनिंग, राइट। यू विल बी गेटिंग ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस, यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू द क्लास ओनली। इसके लिए एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप हम बनाते हैं, और जिसके अंदर आपको हर एक जो भी रिक्वायरमेंट होती है रिकॉर्डिंग्स की, पीडीएफ्स की, सॉल्यूशंस की, वो आपको सब कुछ हैंडी उस ग्रुप में, और उस ग्रुप में मिल जाता है, राइट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर positive replies, and I can see the number of students right now. All of were here, and till the end you were with me. So I really liked the whole session. I enjoyed a lot explaining you all the details of CSAT, and I hope to see all of you. जो भी batch लोग join कर रहे हैं बच्चे, I'll be seeing all of you in the class. और जो नहीं भी कर रहे हैं या फिर कहीं और भी पढ़ना चाहते हैं, I'll be keep on seeing you in YouTube sessions or things like that. ठीक है, तो जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो, I'll meet you in the class. Till then, please take care of yourself. And thank you for all the positive messages. I loved it. And all the very best. Thank you.